तो ऑलरेडी हमने बॉयलर के सारे सर्किट्स देखे। फ्यूल का आना, फ्यूल कैसे कॉम्बशन हो रहा है, फिर कैसे गैस बन के वो चिमनी से निकल के जा रहा है, आईडी फैन, एफडी फैन, पीएफ फैन, है ना। फिर एयर का आना, फ्लूइडिफिकेशन, और पानी का आना, और उसका स्टीम बन के कहाँ पे जाएगा, टरबाइन से जाएगा। तो आज हम लोग टरबाइन का एक सर्किट बनाते हैं कि टरबाइन के अंदर क्या क्या होता है वो। तो टरबाइन का जो सिंबल होता है पता है तुम लोगों को। ये मेरा टरबाइन का सिंबल है। टरबाइन में स्टीम कहाँ से घुसता है, मेन स्टॉप वाल्व से आके स्टीम इनलेट, ठीक है। लास्ट में तुम एग्जॉस्ट बनाया यहाँ पे कैसे एग्जॉस्ट होगा, टरबाइन पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, पहला ब्लेड, ठीक है। नोजल से निकल के इस ब्लेड पे स्टीम प्रेशर डाउन होगा, और उसके बाद बहुत सारे स्टेजेस बनाएंगे। हर एक स्टेज पे प्रेशर ड्रॉप होगा। हेलो सुन, तो कंपाउंडिंग कर दिए, शाफ्ट लगा हुआ है, बियरिंग है यहाँ पे, और जैसे जैसे स्टीम आगे बढ़ेगा उसका प्रेशर ड्रॉप होगा। ये रहा मेरा कॉन्डेंसिंग एग्जॉस्ट। ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टीम आके प्रेशर ड्रॉप होगा स्टीम का, और हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे, कॉन्डेंसर लगाएंगे। यहाँ पे आपको जानना है कि टरबाइन बैक यहाँ पे जो स्टीम निकल के आ रहा है उसके ऊपर बेस करके हम दो टाइप के टरबाइन बनाते हैं। एक को हम बोलते हैं बैक प्रेशर टरबाइन, और एक होता है कॉन्डेंसिंग टरबाइन। कॉन्डेंसिंग टरबाइन मतलब यहाँ पे हम लोग जो स्टीम आएगा उस स्टीम को क्या करेंगे, कॉन्डेंसेट बना देंगे, पानी बनाएंगे और फिर से रिसाइकल करेंगे। बैक प्रेशर टरबाइन मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से स्टीम ही रहेगा, यहाँ पे हम लोग कॉन्डेंसेट नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन लो प्रेशर स्टीम रहेगा, और उस लो प्रेशर स्टीम को हम क्या करेंगे, अपने प्रोसेस में भेज देंगे। जैसे हमारा ब्रीवरीज इंडस्ट्रीज है या फिर शुगर इंडस्ट्री है, तो वहां पे क्या होता है कि आपको स्टीम चाहिए प्रोसेस में, तो स्टीम अगर चाहिए तो बॉयलर लगाना पड़ेगा, और इक्विपमेंट को चलाने के लिए अपने को पावर की भी जरूरत है। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना छोटा छोटा टरबाइन बैठा देते हैं, छोटा एक पावर प्लांट बैठा देंगे, स्टीम भी हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाएगा। स्टीम बहुत हाई प्रेशर पे नहीं चाहिए प्रोसेस में, प्रोसेस के लिए आपको 2 kg 3 kg का प्रेशर होने से काम चल जाता है। तो हम लोग जनरेट करेंगे हाई प्रेशर स्टीम इन बॉयलर, टरबाइन में देंगे, टरबाइन को घुमाएंगे, प्रेशर रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूसिंग प्रेशर वाला स्टीम है वो स्टीम हम अपने प्रोसेस में भेज देंगे, और फिर प्रोसेस से होते हुए वो घूम के फिर से रिसाइकिल होके डिएमीटर पे आए। ठीक, उस टाइप के टरबाइन को क्या टरबाइन बोलेंगे, बैक प्रेशर टरबाइन। क्या बोल रहे हैं, बैक प्रेशर टरबाइन, ठीक है। इसमें आपका कंडेंसर नहीं चाहिए, टरबाइन के ठीक नीचे ना तो कंडेंसर होगा ना हॉट वेल होगा, हॉट वेल नहीं है, कंडेंसर नहीं है, इसका सिस्टम अलग है रहेगा। हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, पावर प्लांट पे यूज कर रहे हैं, और पावर प्लांट पे हम लोग यूज करेंगे, बड़े पावर प्लांट पे क्या होता है, कंडेंसिंग टरबाइन होता है। यहाँ पे हम लोग कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं किसी,
प्रोसेस में। तो उस टाइप के टरबाइन को क्या बोलेंगे? कंडेंसिंग टरबाइन। ठीक है, तो हम लोग कंडेंसिंग टरबाइन को समझते हैं बढ़िया से। ठीक, कंडेंसिंग टरबाइन समझ जाओगे तो बेड प्रेशर टरबाइन में कुछ है नहीं, क्योंकि उसके कंडेंसिंग टरबाइन पे हमको रिसाइकल करने में फिर सीपी लगाना पड़ता है, हॉट वेल होता है, कंडेंसर होता है। ठीक है, सारा काम। तो पकड़ लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मेरा कंडेंसर, और कंडेंसर के नीचे हम क्या बनाएंगे? हॉट वेल। ठीक है, अब कंडेंसर जो पार्ट है इसमें क्या होगा, इसमें फिर से कंडेंसेट बनाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, कूलिंग वाटर। तो वो कूलिंग वाटर जो है वो किस में रहेगा? ट्यूब के अंदर रहेगा। ये बन गया हमारा कंडेंसर। अब पकड़ लो, यहाँ पर मैं लॉक कर देता हूँ। इधर से आके कूलिंग वाटर इन होगा, फिर यहां से जाके घूम के कूलिंग वाटर होगा। कूलिंग वाटर क्या कर रहा है? हीट लेके निकल के चला जा रहा है। कहां से? एग्जॉस्ट टीम से। उसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, लेकिन ये अभी तक कॉन्डेंसेट नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि उसमें सेचुरेटेड टेम्परेचर है, एंथैल्पी है। उस एंथैल्पी को हम लोग पानी से निकाल कर लेके चले जाए, मतलब लेटेंट हीट आप क्या कर रहे हो? विड्रॉ कर रहे हो। जैसे ही लेटेंट हीट निकाल दोगे, पानी तो यहाँ पे है, तो स्टीम जो है वो क्या बन जाएगा? कंडेंसेट बनेगा, और ड्रप 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 होके नीचे हॉट वेल पे जमा होगा। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं कंडेंसर। ठीक, पानी नीचे से बनेंगे ऊपर से। हाँ, पानी क्यों ऊपर से देके नीचे से नहीं निकालोगे? भाई ऊपर से अगर देखो, ऊपर के तो गर्म रहेगा ना, नीचे ठंडा होगा। तो गर्म से जब पानी जाएगा, पानी पहले ही गर्म हो जाएगा, और फिर नीचे से आएगा तो स्टीम को थोड़ा सा हीट दे के निकल जाएगा। नीचे से दोगे तो नीचे वाला ऑलरेडी ठंडा स्टीम होगा, ऊपर से तो ठंडा होगा ना, तो वहां से ही एब्जॉर्ब कर लिया, और फिर ऊपर गया गर्म स्टीम मिला, उसको लेके निकल जाएगा। समझ में आया? ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है वाटर बॉक्स। यहाँ पे बफर लगा हुआ है, यहाँ पे सेपरेटेड है, फिर इधर से पानी घुसा, ये सारे टिप से होते हुए यहाँ पे गया पानी, और फिर इधर से निकल। ठीक है, हो गया इतना? अब हॉट वेल से हम क्या करेंगे? पानी को निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप, सीपी लगा। सीपी का जो पानी है वो पानी कहाँ जाएगा? सीपी का पानी जाएगा हमारे पहले इजेक्टर कंडेंसर। कहाँ जाएगा? अभी तक हमने ये देखा था सीपी का पानी कहाँ जाता है? जेनरेटर में जाता है। तो सीपी का पानी पहले कहाँ जाएगा? इजेक्टर कंडेंसर। ये मेरा इजेक्टर। इजेक्टर का क्या फंक्शन है? क्या काम है इजेक्टर का? इजेक्टर का काम, इजेक्टर नाम से क्या पता है? निकालता है। क्या निकालता है? इजेक्टर कंडेंसर के अंदर वैक्यूम बनाता है, वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है। तो
एयर को, जो कंडेंसर के अंदर एयर होगा, उस एयर को कौन निकाल लेगा? इजेक्टर निकाल के लाएगा। तो उसका एक प्रोसेस है, हम लोग इजेक्टर सर्किट जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से कंडेंसर से इजेक्टर एयर को निकाल के वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है। ठीक है। इसका नाम क्या है? कंडेंसर। कौन सा? ये सीपी, कंडेंसेट, कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन। इजेक्टर से निकल के ये पानी कहाँ जाएगा? इजेक्टर से निकल के ये पानी जाएगा मेरे जीबीसी में। जीबीसी, जीबीसी क्या है? ग्लैंड स्टीम वेंट कंडेंसर। जीबीसी भी बोलते हैं, जीएसबीसी भी बोलते हैं। तो जीएसबीसी या फिर जीबीसी क्या है? ग्लैंड स्टीम वेंट कंडेंसर। ये एक छोटा और कंडेंसर लगा है, ग्लैंड स्टीम वेंट कंडेंसर। व्हाट इज ग्लैंड? ये टरबाइन का बियरिंग है। तो उसका जो ग्लैंड है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको उसको किस चीज से पैकिंग कर रहे हैं? ग्लैंड स्टीम से। तो कुछ एक स्टीम हम लोग ग्लैंड में सप्लाई करेंगे। जब शुरुआती दौर होगा, जब टरबाइन को चालू करने का टाइम है, उस वक्त हम एक्सटर्नली वहां पे स्टीम देंगे। और जब रनिंग हो जाएगा तो यहाँ पे ग्लैंड स्टीम ऑटोमेटिकली इंटरनल सर्किट से आ जाएगा। ठीक है, समझेंगे किस तरीके से होता है। अभी सिर्फ नाम जानो, काम जानो। दो कंडेंसर देखें, एक को बोले इजेक्टर कंडेंसर, जो इजेक्टर में स्टीम आएगा उस स्टीम को कंडेंसेट बनाने के लिए लगा रहे हैं। एक बोल रहे हैं ग्लैंड स्टीम हेड कंडेंसर, जो टरबाइन का ग्लैंड में स्टीम आएगा वो स्टीम को कंडेंसेट बनाने के लिए हम लोग लगा रहे हैं ग्लैंड स्टीम हेड कंडेंसर। ठीक। और ये जीबीसी से निकल के ये पानी जो है वो चला जाएगा मेरे डीए। जीबीसी से निकल के चला जाएगा पानी। ठीक है। फिर डीएनएटर से हीट पंप खींचेगा और बॉयलर में देगा। बॉयलर से फिर से कहां से आएगा? टरबाइन पे आएगा। टरबाइन से कंडेंसर, कंडेंसर से हॉट वेल, हॉट वेल से सीपी खींच के इजेक्टर कंडेंसर, जीबीसी एंड फिर से डीएनएटर। ठीक है। Am I clear this much? अब देखो क्या हो रहा है
कि स्टीम, यहाँ पे जो स्टीम आ रहा है मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग प्रेशर टेम्परेचर को दिखाते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेशर, डिग्री सेंटीग्रेड में मैं दिखा रहा हूँ टेम्परेचर, और फिर आपका एंथैल्पी एट फ्लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ TPH, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलो जूल पर, क्या लिखूंगा, हर जगह का प्रेशर टेम्परेचर फ्लो एंड उसका रिलेटेड करता। ठीक है, तो हम लोग एक टरबाइन कंसीडर करते हैं। पकड़ लो, मैं मेरे पास कुछ डेटा है, मेरा 15 मेगावाट का टरबाइन है। 15 मेगावाट का टरबाइन है, पकड़ लो। और जो 100% लोड पे जब चलेगा, मतलब 15 मेगावाट का टरबाइन है तो 15 मेगावाट पे ही चल रहा टरबाइन। ठीक है, इसका प्रेशर कितना है, पकड़ लेते हैं हम लोग 65 केजी, या फिर 64 5 ATA। ATA का मतलब एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। तो गॉस प्रेशर कितना होगा, -1 कर दो। टरबाइन का जब डिजाइन करता है, डिजाइन प्रेशर हमेशा एब्सोल्यूट यूनिट पे जितना रखा जाता है, क्योंकि आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होगा, जगह जगह पे डिफरेंट होगा, है ना। सो हम लोग जब डिजाइन पैरामीटर इस पे डिजाइन किया जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर को मान के डिजाइन करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर गॉस प्रेशर पता है अभी, है ना। सो जितना एब्सोल्यूट प्रेशर है उससे कम होगा, माइनस कर दो, तो 65 केजी, 65 बटा -1 मतलब 64 केजी के करीब में आपका प्रेशर है। 485 ±5 डिग्री सेंटीग्रेड का आपका टेम्परेचर है। 100% के लिए फ्लो चाहिए मुझको 63 TPH, और 65 आटा 485 में जो आपका एंथैल्पी होगा, वो एंथैल्पी होगा 3382 किलो जूल पर किलो। ठीक है, तो इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतना फ्लो होगा, तब जाके मुझको 3 मेगावाट का आउटपुट मिलेगा 100%। उसके लिए मुझको स्टीम जो है, वो स्टीम कितना एंथैल्पी पे चाहिए, 3382 एंथैल्पी, तब जाके 100%। क्लियर हो गया, ये इनपुट स्टीम, इनपुट स्टीम। जब ये प्रेशर क्या होगा, अभी ड्रॉप होगा, ड्रॉप होके जब कंडेंसर पे आएगा, तो कंडेंसेट या फिर एग्जॉस्ट पॉइंट पे इसका जो प्रेशर टेम्परेचर होगा कितना आ जाएगा एग्जॉस्ट पे। कंडेंसर के अंदर क्या करेंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट करेंगे तो डिजाइन होगा 0.1 आटा पे एंड 45.45 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, और फ्लो कितना होगा 54.8। और इस प्रेशर और टेम्परेचर पे मेरा एंथैल्पी है 241। ठीक,
यहाँ पे क्या दिया है 0.1। कंडेंसर के अंदर क्या रहता है वैक्यूम। वैक्यूम मतलब निगेटिव प्रेशर में बोल रहा हूँ 0.1, तो निगेटिव कैसे हुआ? नीचे चला गया। क्या नीचे चला गया? 0.1 बोल रहा हूँ, 0.1 तो ऊपर ही। फिर से मिस कर रहे हो, ये किसने दिखा रहा है? यूनिट क्या है इसका? एब्सोल्यूट मतलब 0.1 -1, तो पॉइंट -0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर याद है तो ये अगर मेरा एब्सोल्यूट जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर, तो ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक जीरो। ठीक है, तो 0.1 एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव, एब्सोल्यूट प्रेशर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि हम एब्सोल्यूट जीरो से इसका मेजरमेंट कर रहे हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब स्पेस पे, हमारा एटमॉस्फेयर से निकल के आप जब स्पेस पे जाते हो वहां का प्रेशर, वो हो गया मेरा जीरो प्रेशर, वैक्यूम का, प्योर वैक्यूम, एब्सोल्यूट वैक्यूम। तो एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर ही मेजर कर सकते हैं ना, उससे नीचे कहां जाएंगे? ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो के मुकाबले हमारा जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में जितना गैसेस का जो दबाव है, उस प्रेशर को हम ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक जीरो प्रेशर। इसको हम जीरो पकड़ रहे हैं क्योंकि हर जगह पे उतना प्रेशर है, नॉलिफाई हो गया, तो वो हो गया एटमॉस्फेरिक जीरो। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर आप एटमॉस्फेरिक जीरो से ऊपर या नीचे मेजरमेंट करते हो तो आपको प्रेशर पॉजिटिव या नेगेटिव मिलेगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट जीरो के मुकाबले हम मेजर करते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो होगा। तो 0.1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 0.1 आता, इसका मतलब ऊपर से कितना, ये अगर मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, 760 mm ऑफ इंची, इतना प्रेशर ये एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है वो हमारे ऊपर दबाव बना के रखता है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मैं पकड़ रहा हूं तो माइनस कर दो, तो पता है गोस प्रेशर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस 1। तो 0.1 -1 कितना आ जाएगा? -0.9। ठीक है, क्लियर हो गया ये पता? तो कंडेंसर के अंदर है मेरा -0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर -0.9 बार, इसी को हम दिखा रहे हैं 0.1 एटम। समझ गए? अब कंडेंसर से हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसर के अंदर जाएंगे, इतना प्रेशर इतना टेम्परेचर पे ये हीट ले लेगा, मतलब एंथैल्पी को ड्रॉप कराएगा, है ना, एंथैल्पी को ड्रॉप कराएगा। तो हॉट वेल पे जो प्रेशर टेम्परेचर मिलेगा मुझे, प्रेशर कितना होगा, सही 0.1। ठीक है, टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर कितना होगा, ऑलमोस्ट सेम 45.45, लेकिन मैं 46 लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ बाद में। सो ना तो टेम्परेचर में डिफरेंस आया ना प्रेशर में डिफरेंस आया, कहाँ पे डिफरेंस आएगा, एंथैल्पी में डिफरेंस आएगा। ठीक है, वन 92, तो कहाँ पे देखो एंथैल्पी कितना था, 22,415 किलो जूल पर केजी, वहां से हम कहाँ पे आ गए एंथैल्पी 192.5 केजी, किलो जूल पर केजी। 1 केजी यहाँ का जो पानी है वहां से कितना एंथैल्पी पर केजी, सेम उसी जगह का है, लेकिन जब स्टीम था तो टेम्परेचर और प्रेशर लगभग बराबर है।
सर अभी ये पानी है या स्टीम? कहाँ पे? यहाँ पे बहुत यहाँ तक तो स्टीम है, यहाँ पे तो पानी हो नहीं सकता, यहाँ पे पानी हो गया तो गड़बड़ है, ब्लेड में लग जाएगा। तो टरबाइन के एग्जॉस्ट में हमेशा स्टीम ही रहना चाहिए, वेपर रहना चाहिए। और नीचे आप लोग वैक्यूम बना के क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कूलिंग वाटर इसके अंदर से जा रहा है, तो जब स्टीम नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये जगह ठंडा होगा, ठंडा होते होते यहाँ पे आके आपका कॉन्डेंसेट होगा, यहाँ पे मिलेगा आपको पानी। ठीक है, यहाँ पे कहीं पानी नहीं, वो ड्रॉपलेट्स होके नीचे गिरेंगे। ठीक, तो हॉट वेल के अंदर ना 50% तक आप पानी मेंटेन करते हो, वाटर लेवल हाई नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो 63 टन पर आवर, एक घंटे में हमने 63 टन का स्टीम किया और निकल रहा है कितना, 54.8 टन। तो बाकी स्टीम कहाँ जाएगा, स्टीम तो कम नहीं हो सकता है ना, जितना मास घुसेगा उतना मास निकल के आ रहा है, जितना हीट घुसेगा उतना हीट निकल के आ रहा है, सीधी बात क्या है। ये पूरा जो सिस्टम होगा, कहीं पे भी मास एक्युमुलेट नहीं हो सकता है, कहीं पे भी हीट एक्युमुलेट नहीं हो सकता। जगह जगह पे जितना आपका मास फ्लो करेगा, पूरा का पूरा मास निकल के आ रहा है और पूरा हीट निकल के आ रहा है, नहीं तो क्या होगा, जहां कहीं पे मास का एक्युमुलेशन हुआ तो जमा हो जाएगा, हाँ, और हीट एक्युमुलेटेड हुआ तो गर्म हो जाएगा, चीजें नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, 63 टन से 54 टन, तो बाकी स्टीम कहाँ गया है, तो कुछ स्टीम हम लोग निकाल लेंगे, और वो जो स्टीम निकालेंगे उसको हम बोलेंगे ब्लेड स्टीम। ये टरबाइन के बीच में से यहां से एक लाइन बना के हम लोग निकालेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लेड स्टीम, या फिर एक्सट्रैक्शन स्टीम भी बोला जाता है, एक्सट्रैक्शन। फ्लो है। हाँ, अच्छा, ये, हाँ, टन पर आवर, टन पर आवर, इतना टन पर आवर, तो क्या होगा, मास पर यूनिट टाइम, इसका मतलब फ्लो। अब इसको हम बोलेंगे ब्लीड स्टीम या फिर एक्सट्रैक्शन स्टीम। ये टरबाइन में कंट्रोल या फिर अनकंट्रोल हो सकता है। बड़े बड़े टरबाइन में क्या करते हैं कि ये ब्लीड स्टीम को निकालेंगे, फिर यहीं से लेके हम लोग लो प्रेशर टरबाइन को चला लेंगे। छोटा टरबाइन है, यहाँ से लेके हम लोग डिएरेटर को गर्म करने के लिए ले लेंगे। क्या बताया था, डिएरेटर में ऑक्सीजन स्केवेजिंग के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए, तो वो हीट आएगा कहां से, वो सवाल कभी नहीं किया तुम लोगों ने। हमने क्या लिखा था यहाँ पे, डिएरेटर का प्रेशर 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका टेम्परेचर 120 डिग्री या 125 डिग्री, याद है। तो डिएरेटर का प्रेशर टेम्परेचर जो बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कैसे, उसके लिए तो स्टीम चाहिए। ये ब्लीड स्टीम जाके यहाँ पे डिएरेटर के स्टीम आती है, ब्लीचिंग टरबाइन का ब्लीच से निकलेगा। टरबाइन के फोर्थ फिफ्थ स्टेज के बीच में से कोई एक, वो डिजाइन के ऊपर बेस करेगा कहां से आपको निकालना है, वहां से हम लोग कुछ स्टीम निकाल लेंगे और उसको डिएरेटर पे जाएंगे।
ये देखिए, अब ये ब्लिड स्ट्रीम जो है इसका प्रेशर टेम्परेचर देखो, ये निकल रहा है मेरा 11 आता 250 डिग्री सेंटीग्रेड, 1.8 टन का फ्लोर है। जो होगा वो इतना प्रेशर पे कैसे होगा। क्या रहता होगा 3.32 अपॉन 180 प्लस माइनस 10, और यहाँ पे फ्लो हो जाएगा 8 डिग्री इसका 282 3.2 प्रेशर, मतलब 2 kg का प्रेशर है लीड में, 2 kg के करीब में प्रेशर है लीड में, 8 टन पर आवर का स्टीम फ्लो है, और टेम्परेचर उसका 180 डिग्री के करीब। समझ में आया? इसे कहते हैं लीड स्टीम या फिर एक्सपेंशन। तो अभी देखो 63 टन में से 8 टन इधर चला गया और 54 टन उस तरफ, तो कितना हो गया 54 प्लस 8 62, 62.8, तो 62.8 मतलब पॉइंट बच गया है, वो कहाँ जा रहा है, वो स्टीम कहाँ जा रहा है, मैंने बोला ना कहीं पे तो ये नहीं हो सकता है। तो ये जो 0.2 का टन पर आवर का जो स्टीम बच गया वो जाएगा मेरे ग्लैंड स्टीम में। मैंने क्या बताया था कि ये जो ग्लैंड है टरबाइन का, इस ग्लैंड में क्या है स्टीम आएगा, तो वो स्टीम कहां से आ रहा है, इसी इनलेट स्टीम से ही स्टीम आएगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, तो ये हो गया मेरा ग्लैंड, और ग्लैंड स्टीम कहां पे आएगा निकलते, ग्लैंड स्टीम आएगा कहां पे, ग्लैंड स्टीम कंडेंसर पे आएगा। ग्लैंड स्टीम कंडेंसर, ठीक है। इसका प्रेशर टेम्परेचर नोट करते हैं, ये आ जाएगा आपका 0.99 आता, 212 का टेम्परेचर, फ्लो तो 0.2 होगा, एंथैल्पी इसमें रहेगा 289। तो ब्लैंड स्टीम जो निकल के आ रहा है, ब्लैंड स्टीम लाइन पे मुझको क्या कितना प्रेशर मिल रहा है 0.99,
0.99 आता मतलब 0.01 माइनस 0.01 बार, तो वैक्यूम मिल रहा है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अभी मिल गया मेरा हिसाब, यहाँ पे 63 टन आया था, उसमें से मेन कंडेंसर पे चला गया 54.8, 54.8 जाने से यहाँ पे होगा 2, और ये हो जाएगा आपका 8 ये 8 टन जो है वो मेरा कहाँ जा रहा है, डिएरेटर पे चला जा रहा है, और बाकी जो पॉइंट 2 है वो मेरा जीएसटी। फ्लो का हिसाब मिल गया। अब जीएसबीसी में आने के बाद क्या होगा, ये तो स्टीम आया, तो हमने यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया ताकि वो क्या बन जाए, कंडेंसेट बन जाए। कंडेंसेट बन के वो कंडेंसेट जाएगा कहाँ पे, ये कंडेंसेट जो निकला है वो कंडेंसेट कहाँ पे भेजेंगे, कहाँ जाएगा जीएसबीसी से, ये जाएगा मेरे फॉर्मूले पे, क्यू जाएगा। ठीक है, और हॉट वेल पे एग्जैक्टली डायरेक्टली यही होता है, जहाँ पे एक फ्लश टैंक लगा देंगे, क्या लगाएंगे, फ्लश टैंक। फ्लश टैंक, तो हॉट वेल के फ्लश टैंक में जाके ये जीएसबीसी से स्टीम आ जाएगा फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कंडेंसर में कितना टन का स्टीम घुस रहा था, 54.8, यहाँ पे मैंने लिख दिया 55.8, तो एक्यूमुलेट कहाँ से हुआ, बढ़ेगा किस स्टीम, तो ये जीबीसी से आके 0.2 टन मिल गया, तो 0.2 ही ना मिला, तो 0.2 मिलने से कितना हो जाएगा, 55 होगा, बाकी बच गया मेरा 0.18 टन एक्स्ट्रा, वो भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, ये 0.2 लगा वो 55 हो गया, ठीक मान लो। अब 0.8, तो ये जो इजेक्टर कंडेंसर है, इससे जो कंडेंसेट निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वो भी 2, ये इजेक्टर कंडेंसर है ना, तो इजेक्टर कंडेंसर से जो स्टीम निकला है वो जाके यहाँ हॉट वेल हो गया, हॉट वेल का फ्लश टैंक है, फ्लश टैंक मतलब डायरेक्ट हॉट वेल से ही कनेक्टेड है, लेकिन हम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं देंगे, नहीं तो सड़ जाता है ना, स्टीम जाएगा तो फिर वहां पे टर्बुलेंस क्रिएट होगा, उसके लिए फ्लश टैंक लगाया हुआ है, उसमें जाएगा, उससे कनेक्टेड। अब आपको टन का हिसाब मिल गया, फ्लो का हिसाब मिल गया सबको, क्लियर। ये 63 टन आया भाई, 54.8 टन इधर गया, 8 टन मेरा क्या कहते हैं इसको, ब्लीड स्ट्रीम में चला गया डिएरेटर पे, 0.2 टन जीबीसी में गया, वो 0.2 टन घूम के कंडेंसर पे हॉट वेल पे आ गया, इजेक्टर से, इजेक्टर में जो स्टीम बना वो भी करेगा हॉट वेल, ठीक है। इस सर्किट को क्या बोलते हैं,
इस तरीके से दिखाने को हम बोलते हैं HMBD। क्या बोला जाता है? HMBD मतलब हीट मास बैलेंस डायग्राम। इसे कहते हैं हीट मास बैलेंस डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे हमको टरबाइन का पूरा डिटेल्स मिल जाता है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। बियरेटर से देखेंगे तो बियरेटर पे आ रहा है आपका डीएफ प्लांट से पानी। तो डीएफ प्लांट से जो पानी आ रहा होगा उसका तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं है ना। इसमें पकड़ लो 1.7 टन चाहिए आपको, मेकअप 134 और टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ के चलते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मल प्रेशर पे आ रहा है तो प्रेशर का कोई मतलब नहीं बनता, बट पकड़ रहे हैं हम लोग जो भी आपका ड्यूब का उसका पंप का प्रेशर है उसका प्रेशर पे 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है 1.7 टन मेकअप। तो जिस मेकअप वाटर जो कंडेंसर में आता है ना, ये अप्रोक्सीमेटली मेकअप वाटर इज कंसिडर्ड 3% 3% तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, उससे कम पानी आपको डेली लेना है। वो पानी क्यों लेना पड़ता है? क्योंकि जो लॉसेस होते हैं उस लॉस को मेकअप करने के। ठीक है, क्लियर। सो टरबाइन, स्टीम टरबाइन का पूरा सर्किट आपके सामने है। क्या हो रहा है? बॉयलर से स्टीम आके इन हुआ, वर्क डन हुआ, यहाँ पे टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, प्रेशर और टेम्परेचर ड्रॉप होगा। तो 65 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एब्सोल्यूट से 0.1 एटमॉस्फेरिक एब्सोल्यूट प्रेशर तक आ गए, मतलब वैक्यूम। उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे इजेक्टर लगा के रखा। ठीक है, टेम्परेचर जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रखा। सवाल एक क्वेश्चन किया जाता है इंटरव्यू में, why we use condenser, number one, number two, why we maintain vacuum in condenser। अगर यहाँ पे कंडेंसर का वैक्यूम कम या ज्यादा हो गया तो क्या इफेक्ट आता है? कंडेंसर का वैक्यूम 0.1 का मतलब क्या बताया मैंने, -0.9 केजी पर सेंटीमीटर। अगर ये -0.8 हो गया तो क्या? यहाँ पे हम लोग वैक्यूम मेंटेन करते हैं। अगर वो वैक्यूम मेंटेन ना करे तो क्या हो, या फिर वैक्यूम अगर कम हो जाए, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहा है प्रेशर, तो क्या है? चलो इसका आंसर पे बात करते हैं। ठीक है, सोचो इसको, ठीक है, बाद में बताऊंगा। तो यहाँ तक मोटा मोटी एक आइडिया मिला। क्या क्या हो रहा है? स्टीम आके घुसा कुछ ब्लेड से, वहां पे रोटेट हुआ, प्रेशर ड्रॉप हुआ
-0.9 kg पे कंडेंसर में आए, कंडेंसर के अंदर -0.9 बनाने के लिए इंजेक्टर लगाया हुआ है, और फिर 412 में जमा हुआ। 412 का टेम्परेचर कितना है? 412 का टेम्परेचर है 46, 50 डिग्री के करीब में, ठीक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद जैसे जैसे होटल का टेम्परेचर बढ़ेगा आपको वैक्यूम कम होगा। जब वैक्यूम में रखेंगे तब टेम्परेचर नीचे चला जाएगा, इसलिए हम लोग देखेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्रेशर के साथ डिक्रीज होगा, प्रेशर कम करो तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अगर हम इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रख दिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुझको यहां से निकाल लेना, क्योंकि 100 डिग्री के नीचे 99.8 से नीचे जाएगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कंडेंसेट बन जाएगा, यही पे कंडेंसेट बनेगा तो मेरा टरबाइन कंप्लीट खराब होगा। इसीलिए हमने क्या किया, इसका प्रेशर को डाउन करा, प्रेशर डाउन किया मतलब नेगेटिव प्रेशर। जैसे जैसे हमने डाउन किया तो हमको पता है -0.9 पे बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है कितना? 46 पे, 45 पे, सॉरी 45 पे। सो उतना टेम्परेचर तक अलाउ कर सकते हैं। इसका मतलब 100 डिग्री पे नहीं निकाल के 45 डिग्री पे मैं स्टीम को निकाल रहा हूँ, मतलब 55 डिग्री टेम्परेचर का एक्स्ट्रा वर्क मैं टरबाइन के अंदर करवा रहा हूँ। समझ में आया? ना? तो उससे क्या हो रहा है कि ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर एक्स्ट्रा एडिशनल मैंने काम करवा दिया बाय मेंटेनिंग द वैक्यूम, उससे मेरा टरबाइन का एफिशिएंसी बढ़ जा रहा है। तो वैक्यूम जैसे जैसे आपका अच्छा होगा टरबाइन का एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्लियर? तो कंडेंसर को लगाया जाता है, इसलिए कंडेंसर में वैक्यूम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। वैक्यूम ड्रॉप होगा, टरबाइन का एफिशिएंसी खराब होगा, ठीक है। क्लियर? अब देखो ग्लैंड स्टीम के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ग्लैंड स्टीम क्या है? ग्लैंड पे हमको स्टीम देके रखना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हम तो अंदर क्या कर रहे हैं? वैक्यूम मेंटेन कर रहे हैं। ग्लैंड टरबाइन का जो शाफ्ट कनेक्टेड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा? बियरिंग से कनेक्टेड। मेटल है बियरिंग, अब बियरिंग है तो टाइटनिंग पैक तो नहीं कर सकते हो, गैप रह सक जाएगा थोड़ा, नहीं तो थोड़ा हवा इस इधर से नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, अंदर में -0.9 kg है, तो क्या होगा? बाहर से एयर इनग्रेस हो जाएगा, वैक्यूम को ड्रॉप कराएगा। इसी को रोकने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है अपने को? डेंसिटी प्रेशर देना पड़ता है। डेंसिटी आप सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सो ग्लैंड स्टीम जो आएगा वही स्टीम निकल के जा रहा है। अब ये ग्लैंड स्टीम क्या है? इंटरनली टरबाइन के अंदर से ले रहा है, इसलिए 0.2 टन जो आ रहा है वो वहीं से जा रहा है। अदरवाइज क्या होता है? हम लोग यहाँ से निकाल के पीआरडीएस से के थ्रू फिर बाहर से सप्लाई करेंगे। कब? जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जब यहाँ पे वैक्यूम नहीं बना है और टरबाइन नहीं घूम रहा है, तो उस टाइम पे सेल्फ सीलिंग नहीं होगा। सेल्फ सीलिंग नहीं होगा तो अपने को बाहर से ग्लैंड स्टीम प्रोवाइड करना है, ठीक है। वो सारे सर्किट हम एक एक सर्किट बाद में इलाबोरेटली देखेंगे, अभी पूरा का पूरा एक बार समझ लीजिए क्या हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ग्लैंड स्टीम क्यों जरूरी है? अगर ग्लैंड स्टीम जरूरी होता है, ग्लैंड स्टीम नहीं रखोगे तो टरबाइन का वैक्यूम जो है वो ड्रॉप करेगा, एयर इनग्रेस हो जाएगा ग्लैंड से, ठीक है।
और इस ग्लैंड को बोला जाता है लेब्रिन ग्लैंड। प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं रख सकते, कितना प्रेशर का स्टीम है देखो, प्रेशर कितना है इसमें 0.01, 0.01 एकदम ना के बराबर है, लेकिन वहां पे हल्का सा स्टीम रहना है। ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर बढ़ा होगा, वैक्यूम अच्छा होने के चक्कर में प्रेशर बढ़ा होगा, लेब्रिन ग्लैंड खराब होगा। तो यही है मोटा मोटी पूरा का पूरा स्टीम टरबाइन का खेला। इस पूरे सर्किट को बोला जाता है एचएमडी। एचएमडी मतलब हीट मास बैलेंस डायग्राम। इस सर्किट से आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं और कहाँ पे कितना फ्लो हो रहा है, कितना टेम्परेचर जा रहा है, कितना एंथैल्पी चाहिए हमको, डिजाइन कर सकते हैं टरबाइन को, टरबाइन सिस्टम। ठीक है, अब इसी के साथ टरबाइन के ऑक्सिलरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे बॉयलर को चलाने के लिए बॉयलर ऑक्सिलरीज चाहिए, टरबाइन को चलाने के लिए टरबाइन की ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए, है ना। अब देखो, जब टरबाइन घूम रहा है, एक शाफ्ट जब घूम रहा है और हाई स्पीड में घूम रहा है बियरिंग में, वहां पे लुब्रिकेशन की जरूरत होगी, मतलब तेल की जरूरत है ना। तो एक चीज तो हो गया भाई ऑयल सिस्टम, टरबाइन के क्या आ गया, ऑयल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हाई स्पीड पे टरबाइन घूम रहा है, उसमें अगर बियरिंग में तेल नहीं रहेगा, लुब्रिकेशन नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो शाफ्ट बियरिंग सीज हो जाएगा, है ना। तो ऑयल सिस्टम के लिए अपने को चाहिए सबसे पहला चीज की तेल कहीं पे जमा। कौन सा तेल यूज करेंगे, टरबाइन ऑयल कहा जाता है इसको, ठीक है। आ रहे हैं उसमें। अब पहले देखते हैं कि सिस्टम में क्या लगाएंगे। एक पंप रहेगा जिसको आप बोलेंगे एमओपी, मेन ऑयल पंप या फिर मैकेनिकल ऑपरेटेड पंप, जो भी बोलो, मेन ऑयल पंप बोलते हैं। तो मेन ऑयल पंप जो होता है ये टरबाइन के शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड नहीं है। जब टरबाइन घूमेगा, टरबाइन के शाफ्ट की स्पीड से ये पंप ऑपरेट होगा। दूसरा है एओपी, तो मैं लिखता हूं मेन ऑयल, वो है हाँ, चलो। और ये क्या है, ऑक्सिलरी। जब आपका मेन ऑयल पंप नहीं चल रहा है या फिर मेन ऑयल पंप के सपोर्ट पे आप लोग ऑक्सिलरी ऑयल पंप रखते हैं, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड पंप है, एसी करंट से चलता है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग आपका एमओपी तो काम नहीं कर रहा होगा, एमओपी पे के काम करने के लिए उसको मिनिमम एक स्पीड की जरूरत होगी, जो टरबाइन के स्पीड से ही मिलेगी। शुरुआत में टरबाइन लो आरपीएम पे है, तो कैसे एमओपी काम करेगा, तो उसको प्रेशर ऑयल सप्लाई करने के लिए क्या चाहिए अपने को, एओपी चाहिए, ठीक है, मेन ऑयल का। ये कंट्रोल ऑयल और लुब्रिकेशन ऑयल दोनों सप्लाई करेंगे, ये भी कंट्रोल ऑयल है, लुब्रिकेशन ऑयल दोनों सप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा पंप होता है ईओपी, इमरजेंसी ऑयल पंप, इसे कहा जाता है इमरजेंसी ऑयल पंप। ये क्या काम में आता है, पकड़ लो आपका ब्लैकआउट हो गया, टरबाइन तो बंद हो गया, ब्लैकआउट बंद, टरबाइन हो, टरबाइन
रोल डाउन हो रहा है, स्पीड कम हो रहा है, एमओपी काम नहीं कर रही है, ब्लैकआउट हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया, सो एसी करंट नहीं है आपके पास, एओपी नहीं चल सकता है। अब क्या करेंगे, अपने को तेल तो सप्लाई करना ही पड़ेगा एटलीस्ट लुब्रिकेशन के लिए। तो इमरजेंसी ऑयल पंप इज ए डीसी ऑपरेटेड पंप, डीसी करंट, बैटरी बैंक से पावर लेगा और जब एओपी और एमओपी नहीं चल रहा है उस पर टरबाइन को ऑयल सप्लाई करेगी। ये सिर्फ लूप ऑयल सप्लाई करेगी, लुब्रिकेशन के लिए जो ऑयल चाहिए उसे कहा जाता है लूप ऑयल। लुब्रिकेशन पर्पस के लिए जो ऑयल चाहिए उतना ही तेल सप्लाई करेगी। ईओपी कंट्रोल ऑयल सप्लाई नहीं कर सकते, उतना कैपेसिटी नहीं है, डीसी ऑपरेटेड है, अपना बैटरी बैंक को लॉन्ग बैकअप चाहिए हो सकता है, तो ये सारी क्लियर। ईओपी आपका एसी और एमओपी भी एसी में। एमओपी मैकेनिकल ऑपरेटेड पंप, ये टरबाइन के शाफ्ट के साथ लगा हुआ है। एओपी एसी करंट से ऑपरेट होता है। एओपी एमओपी का रिप्लेसमेंट हो सकता है, बिना एमओपी के हम एओपी से चला सकते हैं, नहीं चलाएंगे अलग बात है। स्टार्टिंग में एओपी चला के ही अपने को कंट्रोल ऑयल सप्लाई करना है, उसके बाद एक स्पीड पे आने के बाद एओपी टेक ओवर कर लेंगे, एओपी बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। जब एसी सप्लाई नहीं होगा तब जाके हमारा ईओपी ऑटोमेटिक स्टार्ट होना चाहिए, ताकि लुब्रिकेशन ऑयल टरबाइन को मिल सके। नहीं तो क्या होगा, टरबाइन घूम रहा है, तेल नहीं है, 1 सेकंड में आपका बियरिंग सीज हो जाएगा। टरबाइन को बंद कर दो, लेकिन आरपीएम आप कम करने में टाइम लगेगा ना। दूसरी बात है कि इतना गर्म टरबाइन होता है, हॉट टरबाइन है और इतना वेटी है, उसको तुरंत आप स्टैंड स्टिल में तो नहीं रख सकते हो, उसको घुमाना पड़ेगा आपको 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा, ये घूमता रहेगा। क्योंकि टरबाइन को अगर आपने स्टैंड स्टिल रख दिया, गर्म टरबाइन है, तो क्या होगा, स्लैगिंग होगा और फिर वाइब्रेशन बढ़ेगी, फिर वो कांड हो जाएगा, ठीक है। तो एमओपी एओपी ईओपी और एक पंप होता है डीओपी, इसे कहते हैं जैकिंग ऑयल पंप। ये लिफ्ट करा के रखता है अपने ऑल्टरनेटर से, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। तो मेन टरबाइन का ऑयल चाहिए अपने को, चाहिए एमओपी एओपी टरबाइन ऑयल। तो ये 4 पंप ऑयल सिस्टम में आ रहे हैं। उसके अलावा और क्या ऑक्सिलरी इक्विपमेंट चाहिए अपने को, 1 2 3 4, उसके अलावा और क्या चाहिए भाई, हमने कंडेंसर लगाया हुआ है, तो कंडेंसर में कंडेंस कूलिंग वाटर चाहिए, है ना। तो कूलिंग वाटर के लिए अपने को कूलिंग वाटर पंप लगाना पड़ेगा। इसे कुछ लोग सीडब्ल्यूपी कहते हैं, कुछ लोग एमसीडब्ल्यूपी कहते हैं, मेन कूलिंग वाटर पंप, ठीक है। तो कूलिंग वाटर पंप या फिर मेन कूलिंग वाटर पंप। एक एसीडब्ल्यू पंप होता है, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप। एक मेन कूलिंग वाटर पंप, एक ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप। तो ये हम देखेंगे वाटर सर्किट पे, कूलिंग वाटर सर्किट पे देखेंगे कि इस दोनों का फंक्शन क्या है, कहां पे वाटर सप्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है। सीडब्ल्यूपी का काम एक ही है, कूलिंग वाटर को प्रोवाइड, उसी से एसीडब्ल्यूपी लेगा और जगह जगह पे सप्लाई करेगा। ये मेनली कंडेंसर को ही सप्लाई करेगा। कंडेंसर का जो मोटा है वो वाटर है, कूलिंग वाटर है, कौन सप्लाई कर रहा है, सीडब्ल्यूपी।
एसीडब्ल्यू पंप आपका सप्लाई करेगा, पकड़ लो बॉयलर फीड पंप के ब्लेंड कूलिंग के लिए पानी चाहिए, जनरेटर में ऑल्टरनेटर में कूलिंग वाटर चाहिए, ठीक है। एयर हैंडलिंग सिस्टम पे कूलिंग वाटर चाहिए, वो सारे कहां से आएंगे, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर पंप से आएंगे। और सीडब्ल्यू पंप का पानी जाएगा डेडिकेटेड कंडेंसर में, इसी के हेडर से ही हम सीडब्ल्यू पंप ले, ठीक है। हाँ, अगर मैं कूलिंग वाटर का देखो यहाँ पे जो कंडेंसर में आ रहा हूँ, तो ये आएगा आपका 2.5 32 2.5 32 3644 130 एसीडब्ल्यू इन है, कूलिंग वाटर इन। तो कूलिंग वाटर कितने में घुस रहा है, 32 डिग्री पे इन हो रहा है, और निकल के कहां पे जाएगा, निकल के कहां पे जाएगा, कूलिंग टावर पे जाएगा, ये जाएगा टू कूलिंग टावर, ठीक है। अब कूलिंग टावर पे जो जाएगा कितना जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर पकड़ लो, प्रेशर कम हो जाएगा 2 डिग्री पे, टेम्परेचर 40 डिग्री, और फ्लो कितना होगा, से 3644। तो ये हो गया मेरा कूलिंग टावर, कूलिंग वाटर। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर का सीमा देखो, 2.5 kg और 32 डिग्री पे कूलिंग कंडेंसर में घुसा, एंथैल्पी लिया, लेटेंट हीट लिया, तो इसने जब लेटेंट हीट लिया तो इसका तो टेम्परेचर राइज होगा, तो 32 डिग्री से 40 डिग्री, मतलब 8 डिग्री का गेन आ रहा है मेरा, 8 डिग्री गेन इज गुड, वेरी गुड। प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया, निकल के चला गया कहाँ पे, कूलिंग टावर पे। फ्लो सही में 3644 टन पानी जा रहा है, 3644 टन ही निकल रहा है, डेल्टा पे 134 में ये हुआ, 168 हो गया। समझ में आया। तो अपने को सीडब्ल्यू पंप, सीडब्ल्यू पंप चाहिए, तो सीडब्ल्यू पंप का काम हमने देख लिया। और क्या चाहिए, और चाहिए अपने को एक टर्निंग गियर या फिर बारिंग गियर। बारिंग गियर या फिर टर्निंग गियर, ये क्या होता है, टरबाइन जब स्टैंड स्टिल पे होगा, टरबाइन जब क्या है, रुक जाएगा, तो उसको हम रुका हुआ नहीं दे सकते, रख सकते हैं। अभी अभी बताया क्या हो जाएगा, उसका हैवी वेट है, दो सिर्फ बियरिंग पे लोडेड है, बीच में इतना लोड है, तो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोन्स में हो, लेकिन उसके चलते क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब घूमेगा तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो वाइब्रेशन ना आए, शाफ्ट सही रहे, उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, रोटेट होते रहना चाहिए। बल भी है तो भी हल्का आरपीएम पे पकड़ लो, 100 आरपीएम पे वो घुमा दो, 100 आरपीएम पे टरबाइन को घुमा दो। उसके लिए अपने को चाहिए टर्निंग गियर या फिर बादल, ये घुमाना है, ठीक है।
इसके अलावा और क्या ऑक्सीजन नहीं है भाई? ग्लैंड स्टीम जो कंडेंसर बनाए हो, वहां से जो नॉन कंडेंसेट गैसेस होंगे उसको क्या करना पड़ेगा? निकाल के फेंकना पड़ेगा। तो निकाल के फेंकने के लिए अपने को चाहिए जीएसपीसी फैन चाहिए। तो जीएसपीसी फैन लगाएंगे। और क्या ऑक्सीजन चाहिए? जो मेन ऑयल टैंक होगा, उस मेन ऑयल टैंक में गर्म तेल जाके मिलेगा कंटिन्यूअस, ये हो रहा है, तो वहां पे वेपर वगैरह आएगा। तो ऑयल मिस्ट फैन चाहिए ताकि जो भी गैसेस बने वहां पे उसको निकाल दे मेन ऑयल टैंक से। ऑयल मिस्ट फैन। और क्या चाहिए? कंडेंसर से जो गर्म पानी निकलेगा वो जाके कहाँ पे जा रहा है? कूलिंग टावर पे जा रहा है। तो कूलिंग टावर पे जाके उसको नीचे आएगा, तो ठंडा होकर नीचे आएगा पानी। वहां पे तो इवेपोरेशन चाहिए। नेचुरल इवेपोरेशन हो सकता है, एफिशिएंट नहीं होगा, तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? फैन लगाना पड़ेगा। तो सीटी फैन या फिर कूलिंग टावर फैन। समझ में आ रहा है? हर एक चीज में बहुत सारी बातें और छुपी हुई है जो हम लोग करेंगे। ऑयल मिस्ट फैन किसके लिए? ऑयल मिस्टर आपका मेन ऑयल टैंक जो है, मेन ऑयल टैंक में के ऊपर लगा होगा, ताकि वहां से क्या हो जाए, जो भी वेपर वगैरह हो तेल के टैंक में वो निकल जाए। ठीक है। समझ में आ रहा है सब? हाँ। और क्या बच गया? और क्या बच गया? सीपी कंडेंसर में जो कंडेंसेट बना, उस कंडेंसेट को निकालना पड़ेगा, है ना? हेलो जी। हाँ ठीक है। तो कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप चाहिए। उसके अलावा और क्या चाहिए? एक लूप ऑयल हीटर चाहिए। लूप ऑयल हीटर कि मेन ऑयल टैंक में तेल को गर्म रखने के लिए एक हीटर लगाना पड़ेगा। मिनिमम एक ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत ठंडा भी हो जाएगा तो गलत, बहुत गर्म हो जाएगा तब भी गलत। बहुत गर्म हो जाएगा तो ये बियरिंग को गर्म करेगा, बियरिंग से टेम्परेचर निकाल नहीं पाएगा। दूसरा चीज क्या है, उसका विस्कोसिटी कम हो जाएगा तेल का। ठंडा हो जाएगा तो बहुत मोटा हो जाएगा तेल, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो हर एक जगह पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हीटर लगाना है इसलिए ताकि हम मेंटेन कर सकें। और क्या चाहिए टरबाइन में? ये चाहिए ऑयल सेंट्रीफ्यूज। ऑयल सेंट्रीफ्यूज चाहिए ताकि तेल से आप मॉइस्चर वगैरह निकाल। क्लियर? ये सारे आपके टरबाइन के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। सारे के सारे क्या है? टरबाइन के ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है। ये सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट अपने को समझना पड़ेगा, कैसे चलाना है, कैसे बंद करना है, किसका क्या काम है, कितना प्रेशर रहता है, कितना टेम्परेचर रहता है, कब जरूरत पड़ती है, कैसे हम ऑन करेंगे, कैसे ऑफ करेंगे, इंटरलॉकिंग समझना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है आपका डिटेल्स। आई होप समझ में आया।
ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे खत्म करें। बहुत सारा चीज आ गया नया, कैसे होगा इतना सारा चीज रहेगा ये? आराम से रहेगा, कितना आसानी से मैंने बता दिया। ये वाला सर्किट समझने में अपने को शायद से 10 साल लगते, और जो लोग मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70% ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं फील्ड पे, 70% ऐसे निकलेंगे जिनको ये HMD आज के डेट पे भी पूरा सारा सर्किट सारा लाइन समझ में नहीं आता। ओके